जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई टॉपर्स। मेरा नाम है अंकित कुमार और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अनसॉल्व बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर 2022 का सेट नंबर 1। हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया? बहुविकल्पीय प्रश्न कर लिए और निश्चित उत्तरीय कर लिए। अब उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं अति लघु उत्तरीय। ये क्वेश्चन जो है आपके 2-2 नंबर के हैं, 5 क्वेश्चन। इसके बाद आएंगे आपके लघु उत्तरीय, वो 3-3 नंबर के होंगे। देन आपके आते हैं विस्तृत उत्तरीय जो 5-5 नंबर के होते हैं। तो अति लघु उत्तरीय का जो आज का पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। इसमें पूछ रहा है आईवीएफ तथा जीआईएफटी का पूरा रूप लिखिए, यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे किसकी किसकी? आईवीएफ की। तो आपको लिखना कैसे? ऐसे सिंपली लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। आईवीएफ एंड जीआईएफटी ऐसे लिख देना है। देन आपको डिफरेंट कलर से वहां पे इसकी फुल फॉर्म लिख देनी है। तो आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जीआईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फुल फॉर्म वहां पे लिख देनी और ज्यादा आपको कुछ नहीं लिख रहा आपसे, क्योंकि उसने फुल फॉर्म ही पूछा था, पूरा रूप पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी फुल फॉर्म होती हैं। जो आपका चैप्टर 3 वाला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें बहुत सारी फुल फॉर्म ऐसे आती है। तो उसने इस बार आईवीएफ पूछा है, अगली बार कुछ और पूछ सकता है, जेडआईएफटी पूछ सकता है, एआई पूछ सकता है, आईसीएसआई पूछ सकता है। तो आपको पूरी टोटल फुल फॉर्म सभी याद कर लेनी है। मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन में आपके यही दो पूछी है तो इनका फुल फॉर्म इधर लिखा, इसके नीचे में बाकी की फुल फॉर्म भी लिख दे। वैसे मैंने क्लास में लिखवा रखी है, आप लोग को याद होगा। अगर नहीं भी याद है तो अब देख लो। जीआईएफटी एक होता है जेडआईएफटी, है ना, एक होता है आईसीएसआई। ये आईवीएफ जो होता है इसी को हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं इसको। आईवीएफ क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म वैसे इन विवो फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है, यानी कि इनसाइड द बॉडी जब फर्टिलाइजेशन होगा उसको हम इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन करेंगे इन लैबोरेटरी कंडीशन, यानी लैब में हम कर रहे हैं पैटी डिस्क के अंदर आर्टिफिशियली, तो उसको हम क्या कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो एक तो ये फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म एआई भी कई बार। एआई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला नहीं है जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये कुछ और है। इसका मतलब जेडआईएफटी का मतलब क्या हो जाएगा? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। आईसीएसआई का मतलब होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इस क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन डायरेक्ट, है ना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये तो ये फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है। कई बार आपसे ये भी यूट्राइन इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर भी बोल सकता है। जो आप जीआईएफटी लिखते हैं, जेडआईएफटी, इसमें कई बार ऐसे भी लिखा होता है आई इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, आईयूटी भी लिखा होता है ना। तो जब हम यूट्रस में किसी जाइगोट को या गैमेट को ट्रांसफर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बोलते हैं। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, है ना। तो ये भी आपको याद रखनी है। तो ये सारी फुल फॉर्म्स हैं चैप्टर नंबर 3 से, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, तो आप इनको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे का खा है आसंग जनन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आपको क्या करना है? टिप्पणी देना है। टिप्पणी का मतलब क्या होता है? शॉर्ट नोट लिखना, जैसे इंग्लिश मीडियम वालों को शॉर्ट नोट बोलते हैं इसको। तो ये क्या है? तीसरे का खा
और इसमें क्या करना है, आसंग जनन पर टिप्पणी लिखनी है। आसंग जनन क्या होता है, मैंने एक बार शायद क्लास में थोड़ा सा बताया था। आसंग जनन को हम क्या कहते हैं, पहली बात तो एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। तो आपको वहां क्या करना है, एकदम बीच में ऐसे हेडिंग डाल लेनी है, आसंग जनन, है ना। और इसको ब्रैकेट में ये भी लिख लो, इसको एपोमिक्सिस कहते हैं, एपोमिक्सिस, है ना, ऐसे बीच में एकदम हेडिंग डालो। और अब समझते हैं क्या होता है भाई एपोमिक्सिस, जिसको आसंग जनन कहते हैं। पहले एक कंडीशन समझो, जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं, या आप बोलते हैं जिनको आवृत बीजी पौधे, जिनमें फूल आते हैं, एंड देन फूल से क्या बनते हैं, फल बनते हैं, फल के अंदर क्या होता है, सीड होते हैं। और ये होते क्यों हैं ऐसे, दरअसल इसको क्या कहते हैं, हम लैंगिक जनन कहते हैं। पर ये जो आपका आसंग जनन है, एक टाइप का है तो ये अलैंगिक जनन, पर ये क्या करता है, मिमिक करता है किसकी तरह, लैंगिक जनन की तरह। आप ऐसे समझो, जैसे मान लो पौधों में क्या होता है, अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। लैंगिक जनन के लिए उसमें क्या होता है, फ्लोरल पार्ट होता है, यानी फ्लावर होते हैं। और जिनमें फूल नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। जैसे कि आप गन्ने को देखो, क्या है ये सब, आप कह सकते हैं कायिक प्रवर्धन कहते हैं इनको, है ना, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहते हैं। आलू ले लो, चुकंदर ले लो, अरबी ले लो, इनके तने को काट के डाल दो, गन्ने के तने को काट के डाल दो, है ना, खेत में क्या होता है, नया पौधा बन के तैयार हो जाता है। तो ये एक टाइप का क्या है, अलैंगिक जनन। पर आप लोग जानते हैं लैंगिक जनन में क्या बनता है, सीड बनता है, और सीड को फिर वापस से डालो जमीन में तो एक नया पौधा निकलता है। पर ये लोग क्या करते हैं, है तो दरअसल ये क्या, एक टाइप का अलैंगिक जनन ही, पर ये सीड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। समझ रहे हो, सीड का फॉर्मेशन कर रहे हो, हर है क्या, एक टाइप का अलैंगिक जनन ही है। कैसे है, परिभाषा इसकी समझो। या तो मैं पहले थोड़ा समझाता हूं आपको डायग्राम की मदद से। जैसे आप समझो, होता क्या है, मान लो ये है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यस, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल, ये ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे बीजांड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। इस तरीके से ऐसे कई बार मैंने बनाया। और ये अंदर क्या होता है, हम क्या कहते हैं इसको, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, है ना। और होता क्या है, मान लो इसके ऊपर कोई आके पॉलन गिरता है, और पॉलन क्या करता है, पराग नलिका को फॉर्म करता है, और इस पराग नलिका की हेल्प से जो मेल गैमीट हो अंदर जाएंगे, और यहाँ पे सेल होगी, कौन सी, एग सेल। साइड में दो क्या होते हैं, सिनर्जिड, और इधर दो क्या होती है, एंटीपोडल सेल, तीन होती हैं। और बीच में आपकी एक सेंट्रल सेल होती है। ऐसे होता है। और ये नॉर्मली जाके इसको फर्टिलाइज कर देगा, किसको, एग सेल को। तो ये क्या बन जाता है, सीड में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो बाहर का पार्ट है, जिसको हम ओवरी बोल रहे हैं, या अंडाशय बोलते हैं, ये किस में चेंज हो जाता है, ये फल में चेंज हो जाता है। कई बार बताया मैंने, फ्रूट में। और अंदर का ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका ये ओव्यूल है, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका सीड में चेंज हो जाएगा, है ना। ऐसे कई बार मैंने बताया। पर यहाँ पे देखो क्या होता है, ये नॉर्मल प्रोसेस है एंजियोस्पर्म का। आसंग जनन में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, जैसे मेनली ज्यादातर क्या होती है, घास जो होती है ना, ग्रासेस बोल सकते हैं आप, उनमें होता है एपोमिक्सिस। आप कह सकते हैं कि बिना फर्टिलाइजेशन के, है ना, जब कोई अंडाशय का कोई भी सेल हो, एक बिना फर्टिलाइजेशन के किस में चेंज हो जाए, सीड में चेंज हो जाए। यानी फर्टिलाइजेशन हो नहीं रहा है और वो सीड में चेंज हो जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम आसंग जनन कहते हैं। आप ज्यादा प्रॉपर उस पर मत जाओ, मेरे एक शॉर्ट नोट मैंने बना रखा है इसका। मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। आप उसको वहां से डाउनलोड कर लेना। बहुत ही अच्छे से मैंने इसको लिख रखा है, एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, कितने टाइप होते हैं, वो सारा वहां से मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ लिखूंगा, प्रॉपर डेफिनेशन कैसे लिखनी है, तो टाइम ज्यादा लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो आपको वहां क्या बताना, और एक चीज ये भी बता देना वहां पे कि इसकी जो खोज की थी, किसने की थी, विंकलर। एक साइंटिस्ट का नाम है विंकलर। तो विंकलर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको 1908 में क्या किया था, खोजा था। तो खोज किसने की थी, विंकलर ने की थी, किसकी, आसंग जनन की। अब आपको डेफिनेशन भी बता दी मैंने, क्या डेफिनेशन लिखनी है, कि जब अंडाशय की कोई भी कोशिका या कोई भी भाग बिना निषेचन के किस में परिवर्तित हो जाए, सीड में हो जाए। मैंने आप लोगों को बता रखा है, जब सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और या जिनमें एक से ज्यादा सीड होते हैं, इसमें इसका मतलब है उसमें बहुत सारे क्या है, ओव्यूल हैं, बीजांड हैं, और उतने ही ज्यादा क्या बने, सीड बने। तो आप क्या बोलेंगे, बिना फर्टिलाइजेशन के जब अंडाशय की कोई भी कोशिका या कोई भी भाग इसमें चेंज हो जाए, सीड में, तो इसको हम क्या कहते हैं, आसंग जनन कहते हैं।
इतनी बात हो गई। अब एक दो चीजें और, जैसे मान लो ये 2 नंबर का था, आप इतना लिख देंगे, एग्जाम्पल में ऐसे लिख दो, उदाहरण में, है ना, उदाहरण डाल के क्या लिख दोगे उदाहरण में, मेनली घासेस, यानी कि सामान्यतः क्या होती है, घास। अब घास लिख दो। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं एस्केर्सिया करके कुछ नाम होता है उसका, तो ये एस्केर्सिया, ये तो ये भी क्या है, इसका एग्जाम्पल है कि इसका आसंग जनन का। ये बात होगी। अब मान लो ये क्वेश्चन 3 नंबर का हो, तो आपको आसंग जनन के प्रकार भी बताने हैं, वहां पे ऐसे नहीं नॉर्मली इसको छोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है आसंग जनन के प्रकार। तो मेनली ये 3 प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, आसंग जनन के प्रकार, ध्यान से सुनना। पहला क्या होता है, एक जिसको हम बोलते हैं आवर्ती आसंग जनन, आसंग जनन, है ना। आवर्ती का मतलब क्या होता है, रिकरेंट एपोमिक्सिस। इसको समझ लेते हैं पहले, देन दूसरा समझेंगे, ये तीनों लिख लेते हैं पहले। दूसरा देखो क्या होता है, अनावर्ती आसंग जनन, है ना। इसको क्या बोलेंगे, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। ठीक है। तीसरा क्या होता है, अपिस्थानिक भ्रूणता। ठीक है। अपिस्थानिक भ्रूणता को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस और भ्रूणता को क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनी, है ना। तो ये जो आसंग जनन होता है, ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। वहां पे आपको प्रॉपर लिखना है एग्जाम में, है ना। 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, आवर्ती आसंग जनन, अनावर्ती आसंग जनन और अपिस्थानिक भ्रूणता। तीनों में फर्क क्या है, देखो आवर्ती जो आसंग जनन है, मैंने बताया भी, इसमें क्या होगा, जो आपका एम्ब्रियो सैक है ना, जिसको आप भ्रूण कोष बोलते हो, इसमें जो आपकी एग सेल है, जो बीच में होती है सिनर्जिड, दोनों सिनर्जिड के बीच में, यहाँ पे जो आपकी एग सेल है, जिसको आप अंड कोशिका कहते हैं, ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से नहीं बनती है, नॉर्मली तो बनती है, पर इसमें आसंग जनन में अर्धसूत्री विभाजन से नहीं बनेगी, नॉर्मली ऐसे ही बनेगी, ऐसे ही एक्ट करने लगेगी, किसकी तरह, एग सेल की तरह। तो ये कैसी होगी, द्विगुणित कोशिका होगी, और यही द्विगुणित कोशिका किस में चेंज हो जाएगी, सीड में चेंज हो जाएगी। यानी कि इससे जो पौधा बनेगा आवर्ती आसंग जनन में, एकदम हूबहू कैसा होगा, पेरेंटल पौधे की तरह होगा। इसीलिए इसको जो आसंग जनन होता है, इससे जो पौधे बनते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, मात्र पौधे का क्लोन बोलते हैं। क्लोन का मतलब क्या होता है, एकदम हूबहू सेम दिखे जो, है ना। दूसरे में क्या होगा, अनावर्ती में, अनावर्ती जो आपका ये एम्ब्रियो सैक है ना, ये एम्ब्रियो सैक जिसको भ्रूण कोष बोले, इसमें कोशिकाएं अर्धसूत्री कोश का विभाजन तो होगा, बट उसमें से कोई भी कोशिका, जैसे कि एंटीपोडल सेल हो जाए, या फिर आपका कोई सिनर्जिड हो जाए, या एग सेल हो जाए, जब अर्धसूत्री कोश का विभाजन हो जाएगा, तो उसमें क्या होंगे, वो अगुणित कोशिकाएं होंगी, और वो अगुणित कोशिकाएं किस में चेंज हो जाए, सीड में चेंज हो, यानी कि भ्रूण बना के सीड बना ले, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनावर्ती कहते हैं। फिर आता है आपका अपिस्थानिक भ्रूणता। अपिस्थानिक भ्रूणता क्या होता है, आपने जब मैंने ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनवाया था पूरा आपको, तो उसमें मैंने दिखा था, ये तो एम्ब्रियो सैक है, बीच में जो बाहर की सेल होती है ना, उनमें 2 टाइप की सेल थी, एक क्या थी, न्यूसिलस सेल, और दूसरी क्या थी, इंटेगुमेंट थी, याद आई। तो जो न्यूसिलस की सेल, या फिर जिसको बीजांडकाय आई थिंक बोलते हैं, वो वाली सेल, या फिर इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट को क्या बोलते हैं, अध्यावरण बोलते हैं, या आवरण बोलते हैं, जो आगे चल के किसका निर्माण करते हैं, सीड के ऊपर की कोट का निर्माण करते हैं, यानी सीड चोल का निर्माण करते हैं। तो वो उनमें से कोई भी कोशिका किस में चेंज हो जाए, सीड में चेंज हो जाए। तो काम सबके अलग अलग हैं, पर ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने काम से भटक के कुछ और काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, सीड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और बिना फर्टिलाइजेशन के, समझ रहे हो। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आसंग जनन बोलते हैं। इतनी बात हो गई। एक चीज और आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में आपको अंतर में पूछ लेगा कि आसंग जनन और एक होता है उभय मिश्रण, ध्यान से सुनना, उभय मिश्रण, है ना। देखो किसी को अगर स्पीड स्लो लग रही हो, तो वो स्पीड बढ़ा सकता है, फैसिलिटी है यूट्यूब पे, और किसी को लग रहा हो मैं बहुत तेज तेज बोल रहा हूँ, तो बार बार रिपीट करके आप सुन सकते हो। यहाँ पे तो
फैसिलिटी है ये कि आराम से बैक कर दो वीडियो को, फिर से सुन लो, फिर से देख लो, फिर मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं कि मैंने कुछ बोला समझ नहीं आया छूट गया, नहीं, वापस से देखो, 2-3 बार समझो तब समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बताया, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है असंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस और उभय मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस में क्या अंतर है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी है। वर्सेस, तो इसमें मैंने क्या बताया, बिना फर्टिलाइजेशन के कोई भी अंडकोशिका की सेल या अंडाशय की सेल किस में चेंज हो रही, सीड में। इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ये क्या है, अलैंगिक जनन है। ये क्या है, लैंगिक जनन है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लैंगिक जनन को, बस लैंगिक जनन। समझना मेरी बात, यानी कि जो नॉर्मली होता है ना प्रोसेस, वो क्या कहलाता है, उभय मिश्रण कहलाता है। यानी कि इसमें एक क्या होगा, नर युग्मक, और एक क्या होगा, मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या होंगे, संलयन होगा, और इसमें संलयन नहीं होता है। तो ये रहा मादा युग्मक, और इन दोनों का संलयन होकर क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, युग्मनज बनाएगा। और ये जाइगोट आगे चल के किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का करेगा। और वही भ्रूण धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएगा, सीड में। समझ गए मेरी बात। तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस होता है, तो यही आप अंतर लिख देंगे। ये क्या है, अलैंगिक जनन को दर्शाता है, ये लैंगिक जनन को दर्शाता है। इसमें नर और मादा युग्मक का संलयन यानी निषेचन नहीं होता है, इसमें निषेचन होता है, और वो जाइगोट का निर्माण करता है, देन जाइगोट सीड का निर्माण करता है या भ्रूण का, है ना। समझ में आ गया होगा। तो ये आपका क्या था, असंग जनन था, एपोमिक्सिस था, उसके टाइप थे। 1 नंबर का है तब आप डेफिनेशन लिखो, उदाहरण लिख दो, घास और एस्केरिया। और या फिर 3 नंबर का है तो ये टाइप भी बता दो, और फिर इनमें जो मैंने बताया लिखने को वो बातें भी लिख दो। कैसे लिखना है वो मैं प्रॉपर नोट्स डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वाईफाई टॉपर्स पे, उस पे जाके आप उसको डाउनलोड कर लेना, कॉपी पे लिख भी लेना। पता चले पीडीएफ से कोई पढ़ता है नहीं, फोन में पढ़ने चलोगे, करने कुछ और लगोगे। इससे अच्छा है उसको अपनी कॉपी पे लिख लो। मैंने मेहनत करके लिखा है, तुम भी लिख लो, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, टर्नर एवं क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ना। क्या पूछा है, टर्नर एवं क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम जो होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या पूछिए, तो आप सिंपली ज्यादा बड़ा चढ़ा के ना लिखो। एक तो टर्नर सिंड्रोम लिखो और दूसरा क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम लिखो, और उसमें गुणसूत्रों की संख्या लिख दो कितनी, और वो कॉम्बिनेशन भी लिख दो, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। पर एक बात ये भी है, आपको सभी कम से कम जितने भी सिंड्रोम हैं, मेनली 5-6 जो भी, उनमें गुणसूत्रों का कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है गुणसूत्र में, ऐसा क्या बदलाव हो जाता है और कितने टोटल गुणसूत्र हो जाते हैं। अगर आपने कोई भी सिंड्रोम आए और अगर आपने ये बात सही लिखी है कि कौन से गुणसूत्र में कौन सी जोड़ी नंबर बताना है, बेसिकली क्या परिवर्तन हो जाता है, कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, और उसका सिंड्रोम का नाम लिख दो, तो इतना काफी है। पर आप लोग याद ही नहीं कर पाते हैं। मैं बताता हूँ, थोड़ा ट्राई करता हूँ, मैं भी सारे बताऊंगा, फिर आंसर तो इसका दूंगा ही। खैर देखो कैसे याद करना है। एक होता है, मान लो 5वें जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है, यानी 5वें गुणसूत्र की जो छोटी भुजा होती है, छोटी भुजा में विलोपन या का विलोपन जब हो जाता है, विलोपन, विलोपन मतलब विलुप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार के सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है क्राई डुचैट सिंड्रोम। क्राई डुचैट सिंड्रोम, ये याद कर लो कि 5वां जो गुणसूत्र है आपका, ये किसकी बात है, 5वां क्या होगा, ऑटोजोम्स होगा। तो इसकी जो छोटी भुजा अगर विलुप्त हो जाती है तो कौन सा सिंड्रोम होता है, क्राइडुचैट सिंड्रोम होता है। और अगर पूछे क्राइडुचैट सिंड्रोम में क्या होता है तो बता दो, 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा का क्या हो जाता है, विलोपन हो जाता है। ये हो गया। फिर मान लो किसमें कोई कमी आए, ये पहले एक तो ऐसे लिख लेते हैं, 5वें में हो जाए, फिर मान लो 13वें में हो जाए, ट्राइजोमी, ट्राइजोमी को क्या बोलते हैं, त्रिसूत्रता बोलते हैं। 13वें जोड़ी गुणसूत्र सूत्र की त्रिसूत्रता, त्रिसूत्रता हो जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइजोमी। किसमें ट्राइजोमी हो जाए, 13वें जोड़ी गुणसूत्र में। या फिर मान लो उसके बाद 18वें में हो जाए, 18वें जोड़ी गुणसूत्र की त्रिसूत्रता हो जाए। या उसके बाद 21वां जो आपका है
21वें जोड़ी गुणसूत्र की त्रिसूत्रता हो जाने की ट्राइजोमी, है ना ये। इसके बाद आप लिख लो कि जो 23वां जोड़ी है ना, 23वें जोड़ी गुणसूत्र की त्रिसूत्रता हो जाए, ट्राइजोमी हो जाए उसमें, तो क्या होगा। या फिर ऐसे मान लो जो 23वें जोड़ी गुणसूत्र, अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, त्रिसूत्रता, अब क्या कहेंगे, मोनोजोमी। गुणसूत्र में मोनोजोमी हो जाए, क्या हो जाए, मोनोजोमी। मोनोजोमी क्या मतलब, वैसे तो गुणसूत्र क्या रहते हैं, जोड़ों में रहते हैं, पर यहाँ अकेला बचेगा, एक अकेला। यहाँ पे जोड़ों में होता है, पर यहाँ पे त्रिसूत्रता का मतलब 3 हो जाएगी, एक बढ़ रहा है, इसमें क्या होगा, एक घटेगा। अब सिंड्रोम का नाम देखो क्या पड़ेगा। अगर 13वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता हो यानी कि ट्राइजोमी हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, पटाऊ सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, तो टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, ट्राइजोमी तो वैसे तो 46 होते हैं, कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे इसमें, है ना। इसमें देखो 18वें गुणसूत्र की क्या हो रही, त्रिसूत्रता, तो इसको हम बोलते हैं कि इस सिंड्रोम को एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम। और वापस से इसमें गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 47। इसमें देखो 23वें जोड़ी में गुणसूत्रों की त्रिसूत्रता हो रही, इस सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं, जिसमें सॉरी 23वें ने 21वें जोड़ी में, इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इसमें भी कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे, एक बढ़ रहा है, ट्राइजोमी हो रही है। कौन सा बढ़ रहा है, 23वां जोड़ी गुणसूत्र, है ना। 23वें जोड़ी में 23वां क्या होता है, हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो सेक्स पेयर होता है। वैसे तो ऑटोजोम्स होते हैं, और एक क्या होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक जोड़ी जो 23वां नंबर जोड़ी होता है, इसकी ट्राइजोमी हो जाएगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइन फिल्टर। यही एग्जाम में अभी पूछा भी गया क्वेश्चन में, क्लाइन कैसे लिखते हैं, फिल्टर। देख लेना भाई, देख लेते हैं एक बार, क्या है क्लाइन फिल्टर, सही तो लिख रहा हूं, वो आधा टा लगा, सब ठीक है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में, तो उसने पूछा कितने टोटल गुणसूत्र हो जाएंगे, तो आप बताएं 47, पर ऐसे कॉम्बिनेशन लिख दो ना, जो 44 रहेंगे वो तो नॉर्मल रहेंगे, 22 जोड़ी हो गए, 23वें जोड़ी की ट्राइजोमी हो रही है, तो 23वां जोड़ी जो क्या होता है, नॉर्मली एक्स एक्स होता है, उसमें एक वाई आ जाएगा, तो ये हो गया, ये कॉम्बिनेशन लिखो और फिर लिख के लिख दो कितने हो जाएंगे टोटल, 47। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर ये 23वें जोड़ी जो गुणसूत्र में मोनोजोमी हो जाएगी, तो इस सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम। अभी एग्जाम में पूछा गया, टर्नर सिंड्रोम, ये रहा टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या हो रही है, मोनोजोमी हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉर्मली 22 जोड़ी तो ऐसे ही रहेगी, 23वां जोड़ी एक्स वाई होता है वही, या एक्स एक्स, तो उसमें से एक तो एक्स रहेगा और दूसरा वाला एक्स क्या हो जाएगा, गायब। मोनोजोमी हो गया ना, 23वां जोड़ी एक तो चला गया, ये फीमेल्स में। अब आती है बात इनके लक्षणों की, तो लक्षण बताओ भाई इसमें। इसमें जो एक एक्स क्रोमोसोम चला गया, तो फीमेल्स में जो स्तन होंगे उनका विकास कम होगा, जो अंडाशय होगा उसका विकास नहीं होगा, शरीर की वृद्धि कम होगी, बाकी जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो सही से विकसित नहीं होंगे, है ना। बाकी दुनिया भर की बातें लिखो इसमें लक्षणों में, जिनको हम सिम्टम्स कहते हैं, पर ये जो कॉम्बिनेशन है कि कौन से में क्या हो रहा है, टर्नर सिंड्रोम में 23वें जोड़ी गुणसूत्र की मोनोजोमी हो जा रही है, यानी कि कॉम्बिनेशन 44 प्लस एक्स 0 बन रहा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है हर सिंड्रोम में। ये बताओ आप, ऐसे पूछे क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, ये खटक तो नहीं रहा है किसी को, ये आधा ला है, मैं मिटाऊंगा नहीं, तुम देख लेना तो ये क्या है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम पूछा है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या, हाँ एक चीज और, इसमें गुणसूत्रों की संख्या उसने पूछी, तो कितनी रह जाएगी इसमें, 44, एक तो गया तो 44 और एक ये तो कितना हो गया 45, इसमें घट के 45 रह जाएगी, और उसमें एक बढ़ रहा है क्योंकि 23वें की ट्राइजोमी हो रही, तो वो 46 प्लस 1 47 हो जाएगा। नॉर्मली कितने होते हैं ह्यूमन सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या, 46, सब जानते ही हो। डाउन में क्या हो गया, 23वें जोड़ी की ट्राइजोमी हो रही तो 47 हो जाएगा, वापस से एक एक बढ़ता जाएगा सभी में।
याद करने का तरीका ऐसे याद कर लो, 5वें फिर 13वें फिर 18वें फिर 21वें फिर 23वें फिर 23वें, ऐसे याद कर लो, मोनोजेमी होगी। बाकी सभी में क्या हो रही है, यहाँ से लगा के यहाँ तक ट्राइजोमी हो रही है, उसमें क्या हो रही है, विलुप्त हो जा रही है भुजा, 5वें गुणसूत्र की छोटी वाली भुजा। भुजा होती है ना गुणसूत्र में, ऐसे बनाते हैं हम, ये मान लो गुणसूत्र है, ये एक भुजा है और इसकी एक भुजा है, तो ये वाली छोटी वाली जो है ये ऐसे क्या हो गई, विलुप्त हो गई। तो इसको क्या कहेंगे, क्राई डुचैट सिंड्रोम कहेंगे। इसमें जो बच्चा बच्चा होता है बोलते हैं बिल्ली की तरह चिल्लाने लगता है, मियाओ, यही सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है घ, अल्कोहल दुरुपयोग के क्या कुप्रभाव हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको तो तुम लोग ऐसे लिख लोगे बिना पढ़े। हाँ, क्योंकि अभी वो कैंसर वाला मैंने दिया था, तो कैंसर में कैंसर बहुत ही जानलेवा बीमारी है, ये है वो है, इसमें भी यही तुम लोग कहोगे अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, बहुत महंगा होता है, पी के नाली में पड़े रहते हैं, है ना, इनके पास कोई डिग्री नहीं होती है यही सब तुम लोग लिखोगे। ये सब नहीं लिखना है, थोड़ा सा साइंटिफिक लिखना है, और बहुत ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की भी ज़रूरत कोई नहीं है। मैं क्या करूँगा, इसका प्रॉपर जो भी पॉइंट्स आपको लिखने हैं, क्या उसके कुप्रयोग हैं, जो अल्कोहल वगैरह का कंजम्पशन है, तो पढ़ लेना थोड़ा सा और लिख देना। थोड़ा सा साइंटिफिक भी है, क्योंकि जब हम अल्कोहल का कंजम्पशन करेंगे, उसको पिएंगे, तो उसका कुप्रयोग क्या होगा, हमारा लीवर डैमेज होगा, हार्ट डिजीजेज होंगे, महिलाओं में जो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो अफेक्टेड होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्कोहल का कंजम्पशन बच्चे पे भी बहुत अफेक्ट डालता है, दुनिया भर के बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका स्पर्म काउंट जो है वो लो हो जाएगा, मानसिक स्थिति आपकी खराब रहेगी। ये ऐसे पॉइंट बना बना के लिखने थोड़े से, और तुम लोग तो पता नहीं क्या अपनी गाथा लिखने लगते हो, जो मन में आ रहा है लिखे जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं लिखना है, मैं कुछ पॉइंट डाल दूंगा अपने चैनल पे, उस पे टेलीग्राम पे, तो वो देख के वहां से लिख लेना। अब इसमें मैं क्या ही बताऊं, कर लोगे ना, यही सब लिखना है उसमें, ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता हॉटस्पॉट से क्या आशय है। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो होते हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो देखिए भाई क्या होता है, जैव विविधता हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट, इनको आप तप्त स्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तप्त स्थल, है ना। तो इनके बारे में लिखना, हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट लिख लो भाई, बायोडाइवर्सिटी भी आगे एक वर्ड लिख लो, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये मेन आपका क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉटस्पॉट या इनको तप्त स्थल। देखो उसने इंग्लिश वर्जन को हिंदी में करके पूछ लिया है, तो ऐसे आपको दोनों इसीलिए बाइलिंगुअल बताता हूं, ताकि वो आपको कंफ्यूज ना कर पाए, है ना। तो क्या होते हैं हॉटस्पॉट, ये बायोडाइवर्सिटी, तो सिंपल सा मतलब समझना है, आप ऐसे समझो कि जहाँ पे जितना ज़्यादा नेचुरल चीज़ें होंगी, उतना ही ज़्यादा वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रजातियाँ पाई जाएंगी। तो इस पृथ्वी पे ऐसे कुछ एरिया हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा विभिन्न प्रकार के जीव पाए जा रहे हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जीवों को पाया जाना ही क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। हम लोग कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम क्या है, यूनाइटेड हैं। तो वैसे ही ऐसी एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रजातियां पाई जा रही हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की, उन एरियाज को हम क्या कहते हैं, उन रीजन को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। कैसे लिखना है, ऐसे ही लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, ये ऐसी एरिया जहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियां सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, उन एरियाज को, उन भौगोलिक क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। तो इनको जब देखा गया कि कहाँ कहाँ पे है एरिया, तो पूरे विश्व में देखा गया, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में लगभग 25 के पास हॉटस्पॉट मिले थे। फिर उसके बाद इनकी संख्या आज की डेट में जो करंट में डेटा है वो कितना है, 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से ये पूरे विश्व का बता रहा हूँ मैं, पूरे वर्ल्ड का, उनमें से जो 4 हैं वो इंडियन रीजन के हैं, मतलब इंडिया के आसपास के हैं। देखो कौन कौन से हैं, मैप बना के समझा दूं, वो जो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं जो इंडिया में हैं, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। पर मैप बनाने में टाइम लगेगा, एक काम करता हूँ जादू से बना देता हूँ, है ना, मैं ऐसे करूंगा और मैप बन जाएगा। देखा जलवा कोई बात नहीं, चलता रहता है। तो इंडिया में जो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं कौन कौन से, एक तो ये हिमालयन रीजन के, ये वाले,
तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? हिमालयाज, यानी कि द हिमालयाज। हिमालयाज, एक तो ये हो गया बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। दूसरा इस रीजन को बोलते हैं जो यहाँ पे है, और इस रीजन का नाम क्या है? इंडो बर्मा रीजन। दो हो गए बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। फिर एक आता है आपका इधर वाला, ये वाला रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं? द वेस्टर्न घाट। द वेस्टर्न घाट, है ना। तीन हो गए। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या हैं? आइलैंड्स हैं, इंडिया के ही हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार बोलते हैं, जानते होगे इंडिया के जो आइलैंड है। तो इन आइलैंड वाले रीजन को, ये जो पूरा रीजन है, इनको हम क्या बोलते हैं? सुंडा लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुंडा लैंड्स। ये तो चार हो गए। ये हिमालयाज पहला, इंडो बर्मा रीजन दूसरा, तीसरा आपका द वेस्टर्न घाट, और चौथा आपका सुंडा। ये चार, ये क्या है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट बोल रहा हूँ, हॉटस्पॉट है, ठीक है। ये इंडिया में, यही आप ऐसे मैप बना दो। ये जो चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इनको लिख दो, डेफिनेशन लिख दो, और भी अगर थोड़ा बहुत याद कर पाओ, कंटेंट डाल दूंगा मैं, तो वहां से लिख लो। इतना ही लिख दोगे तब भी सही है। सही लिखो, टू द पॉइंट लिखो, कम लिखो चलेगा, बकवास मत लिखो। समझ गए ना मेरी बात? इतना ही याद कर लेना काफी है। तो हमने जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इनको कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही आसान भाषा में, आसानी से और धीरे धीरे तुम लोगों को पढ़ाऊँ, ताकि सब समझ में आ जाए, और एग्जाम में जाओ तो जो मेरे पढ़ाए हुए चीज़ें हैं ये आपको याद रहें और वहाँ पे लिख पाओ। और ऐसी तैयारी करते रहो, और आई होप जल्दी ही ये इंसॉल्व ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा चालू करेंगे, और स्कूल भी चालू हो जाएगा तो स्कूल में भी पढ़ाई करेंगे। बाकी सब ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।